नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो तो a is to b क्या होगा? आपको बताना है कि a is to b क्या होगा। 1 × 2/3 इज इक्वल टू b × 4/5। तो यहाँ से आप a is to b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, ये आपका 4/5 है डिवाइडेड बाई 2/3, तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 5, 6:5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजेंद्र और महेंद्र के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है और राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष हो जाएगा, तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी? राइट दोस्तों, अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस है, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी को नहीं होगा। तो आप राजेंद्र की वर्तमान आयु मान लीजिए 5x और उसका मान लीजिए 7x। तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 48, यानी कि 5x बराबर कितना आ जाएगा? 40, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो 8 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी? अब 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु निकाल लेते हैं, तो 7x + 12 इज इक्वल टू 7x की वैल्यू आ गई है कितनी? 8 + 12। आप निकाल लीजिए आंसर, 68 आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब एक त्रिभुज के आकार में 12% की वृद्धि कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल का प्रभाव प्रतिशत में क्या पड़ेगा? तो प्रतिशत प्रभाव निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों, क्या? तो a + b + a × b डिवाइडेड बाई 100। ये आपने पढ़ा होगा बहुत। अगर ये कोई भी नेगेटिव में है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो a मान लीजिए कि ये a है, ये b है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा 12, और चूंकि b कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव। और देखो एक 12 × -10 करोगे तो यहाँ भी -10 आ जाएगा, तो 12 × 10/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 0.08%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या में 3/5 से गुना करने के बदले 3/5 से भाग दिया जाता है तो परिणाम 112 प्राप्त होता है। तो संख्या आपको ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही एक और आसान सा सवाल है। मान लो कि संख्या x है, तो 3/5 से गुना करने के बदले 3/5 से गुना किए, कितना से भाग दिया जाता है? 3/5 भाग से, तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? 112। दैट मीन्स कि 5/x अपॉन 3 - 3x/5 इज इक्वल टू 112। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 105 आएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजक जो है ये वर्गमूल निरूपित करता है? इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा, 3 के पावर 34 + 3 का पावर 35 अंडर रूट, ये क्या आएगा? तो देखो 3 के पावर 34 आप कॉमन कर लीजिए तो 1 + 3 का पावर 1 आ जाएगा, राइट? और यहाँ से 3 का पावर 34 × 4 आ जाएगा, 3 और 1 4, तो इसका तो रूट निकल गया, और इसका 3 के पावर 34। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2 × 3 के पावर 34/2। अब इससे डिवाइड करिए तो 17 आ जाएगा, यानी कि 2 × 3 के पावर 17। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं? तो अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं ये। तो संक्रियण यानी रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस, इसको बढ़ाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बता रहा है, अब कह रहा है कि ये जो आपका केमिकल फार्मूला में उपस्थित विषम परमाणु कौन सा है? तो विषम परमाणु क्या होगा बताओ? बहुत ही ऐसे सवाल आप अगर आप, तो ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 4। ऊपर पट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुरता में उपलब्ध कौन सा होता है? तो सबको पता होगा कि एल्यूमिनियम और आयरन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको परसेंटेज बता देता हूं कि भूपर पट्टी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46.6% होता है। उसके बाद सिलिकॉन 27% होता है, 27.7% होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम होता है 8.1%, और उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद लोहा होता है, उसके बाद लोहा होता है 5%। ठीक है, ये आपका है। तो सर्वाधिक मात्रा में अगर धातु पूछा जाए तो एल्यूमिनियम, और अगर तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन, और उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है।
तो सबसे छोटा कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो एसिटिलीन में पाया जाता है और उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो एसिटिलीन में सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है। सूची आप मिलान करना है आपको कि PCl5 SF6 इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, PCl5 का त्रिकोणीय पिरामिड होता है। PCl5 का त्रिकोणीय पिरामिड, SF6 का होता है अष्टफलकीय, सब लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। BrF5 का होता है वर्ग पिरामिड और BF3 त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब देख लीजिए, आप इसका आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 1 का 4 त्रिकोणीय द्विपिरामिड, इसका ये होगा 1 का 4 होगा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर फिर से देख लीजिए, मैंने कहा कुछ और मिला दिया कुछ। PCl5 है, 4 है आपका, SF6 अष्टफलकीय है, BR5 वर्ग पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिडल, और BF3 त्रिकोणीय समतलीय है। अब ये जाकर सही हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये सब बहुत ही आसान से सवाल है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, तो पूर्व कहाँ है? ईस्ट है, तो वो इधर मुख करके खड़ी है, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ गई, तो 90 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब है कि सीधा ऐसे आ गई साउथ में। फिर वामावर्त दिशा में यानी कि बाईं तरफ 45 डिग्री मुड़ गई, 45 डिग्री बाईं तरफ मुड़ गई, यानी कि वो यहाँ आ गई। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिण दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाती है, यानी कि वो यहाँ आ गई। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो ये कौन सा दोस्तों? वेस्ट साउथ वेस्ट है आपका, यानी कि दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। सूचीबद्ध 4 समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, आपको बताना है कि वो कौन सा असंगत है। तो देखिए, Q और A के बीच कितने का अंतर है? -16 है ना, -16 करेंगे तो A आएगा। पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो G और D, तो G के बाद -3 करेंगे तो D आएगा, और N और K क्या करेंगे? तो -3 करेंगे तो K आ जाएगा, और XU -3 करेंगे तो, लेकिन आपका असंगत कौन हो गया? 16 हो गया। ये सब 3 थे, ये 16 था। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अब कुछ आपकी आकृति दी गई, आपको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने या खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो पहले आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसको दोबारा ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे होल करना है। अब इसको अनफोल्ड करेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा? तो दोस्तों देखो, सिंपल तरीका है, जो भी आपको आकृति दिख रही है ना, सिमिलरली वही आकृति आपको हर चीज में दिखेगी। तो यही वाली आकृति हर चीज में कहाँ पे है? तो हर चीज में यही आकृति यहाँ पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। तो इसका सही तरीका होता है दोस्तों, आप वर्टेक्स का नाम दे दीजिए और फिर गिन लीजिए। तो इसमें कुल 10 त्रिभुज है, आप गिन के देख सकते हैं। 4 समूहों में सूचीबद्ध किया गया है कुछ लेटर्स को, 3 किसी तरीके से संगत है और 1 असंगत है। असंगत का आपको चयन करना है। PMQL, देखिए PMQL, तो इसमें अंतर क्या क्या है? तो ये -3 +4 और ये -5। उसी तरीके से यहाँ चलेंगे तो ये भी सेम वही है, -3 +4 और -5। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या आपका ऑप्शन है। तो यहाँ -3 +4 और -2 है, -3 +4 और -2 है, और फिर लास्ट वाला भी आपका पैटर्न पे है, यानी कि -3 +4 और -5, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात करिए जो दर्पण को रखे जाने पर प्रश्न आकृति का हूबहू दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। अब इसका हूबहू प्रतिबिंब कौन बनाएगा, आपको बताना है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से और बताइए कि क्या इसका आंसर हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका इमेज कौन सा बनेगा? मिरर के द्वारा। तो इसका इमेज बनेगा, देखो ये है ना, तो ये तीर का निशान इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो तीर का निशान कौन सा है? इसका राइट आंसर एक्चुअली हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो 67 का जो आंसर है आपको सिद्धांत ये है कि एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों में उभयनिष्ठ फलक से क्लॉकवाइज आगे बढ़ने पर विपरीत फलक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16, ऑप्शन बी। तो जो कॉमन फलक होता है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िएंगे तो वही आपको फिर मिल जाएगा। 68 क्वेश्चन नंबर, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? तो फलक 1 और 3 में 2 सतहों पर उभयनिष्ठ चिन्ह मिलता है। तो 1 और 3 पर देख रहे हैं कि ये है और ये है, 2 उभयनिष्ठ मिल गया सेम सेम। अतः तीसरे सतह का प्रत्येक चिन्ह दोनों पासा में एक दूसरे के
विपरीत होगा, तो तीसरे पर कौन सा होगा? तो देख लीजिए तीसरे सतह पर, तीसरा सतह कौन सा होगा? यानी कि जो स्टार है और प्लस है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे दोस्तों। तो स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि स्मोक को ऐसे लिख सकते हैं के रूप में और प्रैंक को ऐसे लिख सकते हैं, कूटबद्ध किया जा सकता है, तो रोज को किस रूप में कूटबद्ध किया जा सकता है? 69 क्वेश्चन नंबर 69 प्रयास करिए वीडियो पॉज करके। तो हर एक नंबर को असाइन कर दीजिए, एस के लिए क्या वह है, ओ के लिए क्या है, तो आर के लिए क्या है। बहुत ही सिंपल सा है। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। राइट आंसर डी है, बहुत ही सिंपल है। यदि क्लीन को ऐसे लिख सकते हैं, ब्लो को ऐसे लिख सकते हैं, तो जो को कैसे लिखा जाएगा? 70 को। तो ये उनके पोजीशन के आधार पे है। तो सी का पोजीशन क्या होता है? सब लोग जानते हैं, सी का पोजीशन 3 होता है, जानते हो। तो सी को लास्ट में भेज दिया गया है। तो देखिए सी का पोजीशन यहाँ 3 है, यानी कि फर्स्ट वाले का लास्ट है। एल का पोजीशन 12 होता है, यानी कि दूसरे वाले को यहाँ पर भेजा गया है। ई का पोजीशन कौन सा होता है? तो ई का पोजीशन होता है दोस्तों 5, तो 5 आपका यहाँ पर है। ए का पोजीशन 1 होता है और एन का पोजीशन 14 होता है, यानी कि उल्टा लिखा गया है, उसके पोजीशंस को पीछे से लिखा गया है। तो अब आप जोक के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो जे का पोजीशन 10 होता है, तो 10 लास्ट में होगा। ऑप्शन डी बिना देखे हुए आप आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य देश नहीं है? तो मालदीव जो है ये इसका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको, और कौन से कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो इसका जो कथन असत्य है वो डी है, यानी कि दोनों कथन आपके सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है दोस्तों, आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर कौन थे? तो सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर थे वो अमिताभ घोष थे। 73 का बी हो जाएगा। देश की पहली महिला मुस्लिम महिला फाइटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सानिया मिर्जा है। ये देश की पहला मुस्लिम महिला फाइटर सानिया मिर्जा है। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को किससे जाना जाता है? कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औसत लागत कहते हैं इसको। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग। कर्नाटक सबसे आगे है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो 77 का राइट आंसर आपका बी है, मेरा गांव मेरा गौरव। जीवी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग और प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और मूल्यों की माप होती है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, सबको पता होगा दोस्तों। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? 79, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गार्डन। नहर की जल ग्रीवा यानी चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको जल ग्रीवा कहा जाता है, उसको उत्थापन प्रणाली कहते हैं। तो उत्थापन प्रणाली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको उत्थापन प्रणाली कहते हैं। एक वस्तु, अब यहाँ से फिर से मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है दोस्तों। एक वस्तु को 200 में खरीद करके 15% हानि पर बेच दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हो आप? सिर्फ सिंपली है 200 इंटू 100 माइनस 15 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 170 रुपए आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पी का मान निकालना है यहाँ से आपको, तो बहुत ही सिंपल है। आप 80 से इसमें भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए तो 8 1 और 32 8 का 32, यानी कि रूट पी बराबर 14 आ जाएगा। और पी बराबर स्क्वायर कर दिए तो 196 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप सॉल्व करिए इसको। ब्रैकेट वाला है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, सबको पता होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 3/2 हो जाएगा। तो या एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 1:4/5 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो? 675 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल जो है आपका एक पूर्ण वर्ग हो जाए? तो इसका एलसीएम लीजिए, यानी कि फैक्टराइज करिए 675 को, तो 5 × 5 × 3 × 3 × 3। अब देखिए तो ये दोनों आपका 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो एक 3 से और स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/6 और 1/9 का तृतीयानुपात ज्ञात करिए। तो तृतीयानुपात ज्ञात करने का तरीका होता है कि 1/9 इंटू 1/9 मल्टीप्लाई करिए और नीचे 1/6
6 कर दीजिए। तृतीय अनुपात का मतलब 1/6 इज इक्वल टू 1/9 इज टू 1/9 ऐसे करके आपको निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/9 इंटू 1/9 डिवाइडेड बाई 1/6। तो ये कितना आ जाएगा 2/27 राइट आंसर आ जाएगा। इसके विकल्प में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है दोस्तों? नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको टेफ्लॉन भी कहा जाता है। पॉलीस्टाइरीन अस्टाइरीन का एक बहुलक है। इसका प्रयोग कपड़ा इत्यादि बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। इसका निर्माण पाइप बनाने में किया जाता है। और पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक है। आपको पता होगा वो पॉलीथीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है? तो बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना ये मलेरिया रोग के लक्षण होते हैं। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो ये वेरिसेला वायरस के कारण की होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो ये कोलन जो होता है बड़ी आंत का भाग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो आपको ये बताना है। पी प्लस क्यू माने कि पी जो है बी का पिता है, फादर हो गए पी। क्यू स्टार आर इसका भाई हो गया कौन? आर। अब माइनस है, ये ब्रदर हो गया। आर माइनस एस यानी कि ए बी की माँ है, यानी कि आर जो है एस की माँ है। ये मदर हो गई किसकी? एस की। ये पूछ रहा है तो क्यू और एस कैसे संबंधित है? क्यू और एस आपको पूछ रहा है ये और ये रिलेशन। तो देखिए पी फादर है क्यू के, यानी कि क्यू हो गए डाउटर, ठीक है। और ये दोनों भाई हैं, यानी कि ये इसके फादर भी हो गए। और एस मदर है इसके आर के, यानी कि क्यू की भी मदर हो गई। तो क्यू और एस कैसे रिलेटेड है? 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये मामा हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भाई हैं और ये डॉटर है इसकी, और ये मदर है, तो ये क्या होगा? मामा हो गया ना, ये सन है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा कि वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह लड़की ए से कैसे संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पुत्रवधू। आप देख लीजिए प्रश्न में कुछ तत्वों के बीच संबंधों के कथनों को दर्शाया गया है। कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को पढ़ें और जवाब देना है आपको। ठीक है, G ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन डी, डी इज इक्वल टू एफ, और L इज लेस देन बी, बी इज लेस देन M। आपको बताना है कि M ग्रेटर देन L हो सकता है। M ग्रेटर देन L है, बिल्कुल है। देखिए G ग्रेटर देन L हो सकता है। देखिए G B से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर G B से बड़ा है और B L से बड़ा है, यानी कि G B से बड़ा हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, भी हो सकता है। D L से बड़ा होगा, देखिए D B से छोटा है और B L से बड़ा है, तो क्या D L से बड़ा होगा? नहीं होगा, तीसरा नहीं हो सकता। आप देखिए यहाँ पर F M से छोटा है, D B से छोटा है और B M से छोटा है, यानी कि D M से भी छोटा हो गया ना, यानी कि F M से छोटा हो जाएगा। तो 93 का आंसर डी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 अनुसरण करते हैं, डी आपका अनुसरण नहीं करता है, जो वैसे कि मैंने बताया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रवीण, सांभवी, अजीत, मयूर, नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। नारायण ने अजीत से पहले किंतु सांभवी के बाद कार्य प्रारंभ किया। प्रवीण ने सांभवी के पहले किंतु मयूर के बाद कार्य प्रारंभ किया। इन सब में वरिष्ठतम कौन है? 94 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन मयूर। ये बहुत ही आसान है। मैं आपको कोड दे रहा हूँ, कोड से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मयूर बड़ा हो जाएगा, प्रवीण उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद सांभवी होगी, उसके बाद नारायणी होगी, नारायण होगा, उसके बाद अजीत होगा। अब देख लीजिए मयूर सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए दिए गए प्रथम घटक दूसरी आकृति उसी घटक की पहली आकृति से किस प्रकार संबंधित है। दी गई 5 उत्तर पर आपको ये जैसे संबंधित है उसी तरीके से इसका संबंधी आपको ढूंढना है कि इन चारों में से इसका संबंधी कौन सा होगा। 95, क्वेश्चन नंबर 95। तो देखिए अगर मान लीजिए ये 1 है और इसको मान लेते हैं ये 2 है, मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और मान लेते हैं ये 6 है, ये 7 है। तो देखिए 1 का पोजीशन 1 ही रह रहा है, 2 और 7, 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 3, 4, ये तीर का निशान यहाँ चला गया, तो 2 और 5 मतलब 2 कहाँ गया? 5 पे गया है ना, 2 5 पे चला गया। 3 देखते हैं, 3 कहाँ चला गया? तो 3 4 पे चला गया। 4 कहाँ पे गया? मतलब वो कहाँ चला गया? तो ये चला गया 7 पे।
आप ऐसे बना लीजिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 1 कहाँ गया? तो 1 गया 1 पे, 2 कहाँ गया? 2 गया 5 पे, 3 कहाँ गया? 4 पे गया, 4 कहाँ गया? 7 पे, 5 कहाँ गया? 3 पे, 6 कहाँ गया? 6 पे, 7 कहाँ गया? 2 पे, ठीक है? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, नंबरिंग कर लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी दोस्तों। मान लीजिए इसको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है और ये 7 है। देखिए 1 तो 1 ही रह गया, 2 कहाँ चला गया? देखिए तीर का निशान 5वें नंबर पे चला गया, है ना? तो ये मैंने लिख दिया है। उसी तरीके से देखिए 1 कहाँ जाना चाहिए? 1 पे जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है? ये कोड है आपके पास, यहाँ निकाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन नंबर। यहाँ देखिए ये जो है एफ लिखा हुआ था, तो ये कैसे मुड़ गया है? तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लेते हैं तो ये ऐसे चला गया, पहले ये ऐसे था, यानी कि ये चीज आ गई है यहाँ पे, मतलब मान सकते हैं कि 120 डिग्री। एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि 2 घटक है आपके पास, ये 1 है, ये सेकंड है। एक बार फिर से समझ लें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो जो फर्स्ट और सेकंड है, वो मूल आकृति जो है वामावर्त दिशा में जब 90 डिग्री घूमती है, तब छोटा एवं बड़ा अर्धवृत्त परस्पर स्थान बदल लेते हैं। साथ-साथ कोने की डिजाइन 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर पलट जाती है। ठीक यही परिवर्तन द्वितीय इकाई के घटक 1 में करने पर उत्तर बी आपको मिलेगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कितने-कितने डिग्री? तो एक 90 डिग्री से घूम जाता है और ये जो है आपका 1 छोटा वाला 135 और बड़ा वाला 90 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका पोजीशन चेंज हो जाता है, देख रहे हैं ना? ये चेंज हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक भिन्न आकृतियों को चूज करना है आपको दिए गए आकृतियों में से। तो 97 भिन्न आकृति कौन-सी होगी? 97 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इन सब के कॉर्नर पे ये है, देख रहे हैं ना? इसमें कोई कॉर्नर पे नहीं है परपेंडिकुलर। अब कह रहा है कि इन 4 में से 3 किसी खास प्रणाली में समानांतर है। एक आकृति किसी भी सतह के तीनों के समान नहीं है, बाकी बची 3 आकृतियों को चूज करना है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब ऐसा क्यों? तो कारण जान लेते हैं। तो देख रहे हैं ना? इसके अंदर वही आकृति है जो बाहर है, लेकिन इसमें अलग-अलग है। ये आपका रेक्टेंगल है, बाहर हेक्सागोनल है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करना है। 99 तो कुंठा किसी प्रकार का रोग नहीं है, जबकि अन्य सभी रोग हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक युग्म असमान है। असमान संख्या युग्म का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 100 4:15 तो क्या करिए कि इसका स्क्वायर करिए और 1 घटाइए, यानी कि 4 का स्क्वायर -1 15। अब 6 का स्क्वायर करिए -1 करिए तो 35। अब 7 का स्क्वायर करिए और -3 करिए, 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 6 और 9 का अगर स्क्वायर करिए और -1 करिए तो क्या आ जाएगा 80। तो विषम कौन हो गया? सी हो गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मालदीव देश की राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी माले है। मालदीव का राष्ट्रीय फूल गुलाबी गुलाब है। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ नारियल होता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करती है। मालदीव के संसद का नाम पीपुल्स मजलिस है। ब्रिटेन से मालदीव को 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्रता मिली थी। मोनाको देश की राजधानी मोनाको है। रीगा लातविया की राजधानी है और मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो स्पेन की है। जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। तो मथुरा रिफाइनरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न होगा। कितना प्रतिशत उत्पन्न होगा दोस्तों? तो 103 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, 40%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? डोरमेंट वोल्केनो। तो डोरमेंट वोल्केनो जो है वो ऑप्शन सी है। सतारा का माउंट पोपा। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, स्ट्रेम्बोली आदि सब एक्टिव ज्वालामुखी है। माउंट पोपा कहाँ है? तो म्यांमार में है। माउंट फ्यूजियामा जापान में है और माउंट एटना इटली में है और स्ट्रोम्बोली भी इटली के सिसिली द्वीप पर ही है। और स्ट्रेम्बोली को क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो इक्वेडोर के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत में बैरन ज्वालामुखी सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी है। यह अंडमान में मिलता है आपको। भारत में नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में
अवस्थित है, याद रखेंगे। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 107, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नमिता गोखले ने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इजराइल की मुद्रा क्या है? चलिए बताइए, सब लोग कमेंट करके बताओ पहले, उसके बाद आंसर देखना। कमेंट करो सब लोग पहले कि इजराइल की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इजराइल की मुद्रा है आपका नई शकेल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बैथलहम इजराइल का एक नगर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम है। हमास फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन है। यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों के पवित्र भूमि है। इजराइल की स्थापना 18 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। कोबड़ा नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र का लोकनृत्य लावणी, अटका, कोली, झेली, लेझिम, गफा, मौनी, गौरीचा है। नागालैंड का लोकनृत्य चोंगाल, खैवा, लीम, नुरालिम इत्यादि है। चलिए अब फिर से एक बार मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। अब आर के पास रुपयों, जो रुपए है वो क्यू के रुपयों से दुगुना है। क्यू के आर से 42 रुपए पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग और क्यू के पास आरंभ में कितने रुपए थे आपको बताना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो आर के पास क्यू के रुपयों का दुगुना है और क्यू के आर से 42 रुपए पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग हो जाता है। अब बताना है कि क्यू के पास कितना रुपए है। तो यानी कि शुरू में क्या है, 2 इंटू क्यू बराबर आर है। अब इसका मतलब है कि Q अपॉन R बराबर क्या हो गया, 1:2। अब मान लीजिए Q के पास x रुपए है तो उसके पास कितना हो जाएगा, 2x रुपए हो जाएगा। अब 2x में से 4200 घटा दीजिए तो आपको कितना मिलना चाहिए, 1/4। कितने का 1/4? तो x प्लस 4200 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x बराबर 3000 आएगा आपका राइट आंसर। अब 18 के पावर 16 में से भाग देंगे 12 के पावर 8, क्या आपका आंसर आएगा? अब देखो 18 के पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो सोचो सब लोग, केवल आंसर देखने से कुछ नहीं होगा, सभी लोग करें। तो 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं ना, का पावर 16, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और भाग दे दो 2 का पावर 2 इंटू 3 पावर 8, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 16 इंटू 3 का पावर 32 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 16 इंटू 3 का पावर 8, लिख सकते हैं ऐसे। तो 2 के पावर 16 16 कैंसल आउट हो गया, 3 के पावर 32 में से 3 के पावर 8 घटा दीजिए तो 3 के पावर 24 आएगा। अब देख लो 3 के पावर 24, ये डी आंसर हो जाएगा। अब एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो सम ऑफ लेंथ टोटल डिस्टेंस होता है, यानी कि L1 प्लस L2 दोनों को ऐड कर दीजिए तो डिस्टेंस इंटू टाइम आ जाता है ना, सॉरी स्पीड इंटू टाइम आ जाता है। ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। L2 बराबर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। L1 आपको निकालना है तो L1 बराबर L1 प्लस L2, यानी कि L1 प्लस 100 इज इक्वल टू S इंटू टी। तो आपका स्पीड कितना है, 72। टाइम कितना है, 20 सेकेंड। अब 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 इंटू 5/18 इंटू 20 टाइम है ये। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, ये 400 आएगा। और यहाँ क्या था 100, तो 100 घटाएंगे तो 300 मीटर आएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 1/60, सब लोग समझते होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। 1/30 इज इक्वल टू 1/20, यानी कि 20 मिनट में खाली करेगा, है ना। तो 1 मिनट में कितना पार्ट खाली करेगा, 1/60। और ये कितना पार्ट खाली करेगा, तो 1/30। दोनों मिल करके खाली करना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, उलटा कर देंगे तो वही आपका हो जाता है दिन।
किसी धन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करना है आपको दोस्तों। 115 का आंसर आपको बताना होगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है? एसआई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू सीआई माइनस एसआई। आपको पता होगा कि जो मूलधन का फार्मूला होता है वो होता है एसआई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 क्या है दोस्तों यहाँ पर 45 माइनस 40 यानी कि सीआई है ये, सीआई माइनस एसआई। तो आप फार्मूला रखिए और निकाल लीजिए, यानी कि 40 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 45 माइनस 40 और ये इक्वल हो जाएगा आपका 80 रुपए के। ठीक है ना? चलिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? आपको बताना है कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इसको आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जो इससे पहले का क्वेश्चन था। आपको जो भी तरीका लगता हो आप उसको कर सकते हैं। पहले आप रेट निकाल लीजिए, रेट के बाद जो अभी फार्मूला होता है मूलधन निकालने का, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो कौन चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों? तो एनोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो एनोड रे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं केकड़े? तो ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। एक एंटीनोइड नहीं है। कौन एंटीनोइड नहीं है दोस्तों? तो टर्बियम एक एंटीनोइड नहीं है। विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है। कौन सा निष्क्रिय गैस भरा होता है? नाइट्रोजन भरी होती है। सबको पता होगा ये बात। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण रुक जाएगी? तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। सबको पता होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब एक टीम को 13 खिलाड़ी पी से लेकर के P13 में से चुना जाता है। टीम में 7 खिलाड़ी होंगे। P2 को P1, P6, P4 के साथ नहीं चुना जा सकता। P7 को P2, P10, P11, P13 के साथ नहीं चुना जा सकता। यदि P8, P13 को चुना जाता है तो P5 को चुना जाना चाहिए। P4 को P2, P6, P12 और P11 के साथ नहीं चुना जा सकता है। तो आप बताइए कि टीम में कौन-कौन से हैं? आप डिसाइड करना है आपको। तो आप केस बनाइए, मतलब पहला केस कि P2 जब रहेगा तो कौन-कौन नहीं रह सकता, P7 रहेगा तो कौन-कौन नहीं रह सकता। केस 3 जब P8, P3 दोनों को चुना जाएगा तो P7 को चुना जाएगा। तो इसका राइट आंसर है जो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए है। आप इसको करने की कोशिश करिए, जो नहीं होता है फिर मैं बताऊँगा, कमेंट करके बताओ कि जिनको से ये नहीं हो पाया। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3, 7, 16 है। 2 + 1 3 कर दो। 7 कैसे आ रहा है? यानी कि 3 × 2 + 1। 16 कैसे आ रहा है? तो 7 × 2 + 2। 35 कैसे आ रहा है? तो 16 × 2 + 3। 35 × 2 + 4 आ जाएगा। 35 दूनी 70 और 4 74। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 123 नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 2, 5, 11, 23, 27, 47। तो 2 में 5 कैसे आता है? तो 2 दूना 4 + 1। ठीक है। अब 5 में क्या करें? तो 5 × 2 5 दूना 10 और 1 11 दूनी 22 1 23 23 दूनी 46 1 47। तो 47 दूना और 1 जोड़ दीजिए। 94 + 1 95 आ जाएगा। राइट आंसर। लिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन करना है दोस्तों आपको कि इसके बाद कौन सा आएगा। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। तो देखो 1 क्या हो गया? सीधा हो गया। 2 भी सीधा हो गया। तो 1 का रोटेशन कैसे हो रहा है? तो ये 90 डिग्री रोटेट हुई है। देख रहे हो? ऐसे आ गया। फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे आएगा। अब 2 को ध्यान से देखो। ये 180 डिग्री रोटेट हुआ है। फिर नीचे आएगा, फिर रोटेट करेंगे, फिर ऊपर आएगा, फिर रोटेट करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। अब तीसरे को देखो। तो तीसरा था तो ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है। फिर से 90 डिग्री रोटेट होगा, फिर से 90 डिग्री रोटेट होगा, फिर से 90 डिग्री रोटेट होगा। 4 को देख लेते हैं। पहले 4 ऊपर था, फिर नीचे आएगा 180 डिग्री। फिर से 180 डिग्री, फिर से 180 डिग्री, फिर से 180 डिग्री। अब देख लो ये वाला कौन-सा है? 124 का सी है? देख लो सब लोग ध्यान से। निम्नलिखित में से आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करिए। ये अगला आकृति कौन-सा आएगा? तो देखो एक से यहाँ था और ये आपका यहाँ था। पहली बात कि जो डायगोनल है वो डायगोनल चेंज हो रहा है। तो डायगोनल यहाँ आ गया। डायगोनल यहाँ है, इसका मतलब है कि अब की बार डायगोनल भी यहाँ होगा। डायगोनल चेंज हो रहा है। अब देखो एक्स यहाँ था, एक्स यहाँ चला आया। ओ यहाँ था, ओ यहाँ चला आया। तो इसमें मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि आकृति के बीच क्या है ना अपना स्थान बदल रहे। साथ में अक्षर के को अगर देखा जाए तो वह नीचे कोण से सीधे सामने वाली ऊपर कोण में 2 घर आगे चला जाता है। फिर 1 घर नीचे कोण चलता है, पुनः 2 बार आगे चलेगा। अगली आकृति विकल्प बी होगा।
आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब इसको देखिए दोस्तों, समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने बता दिया है कि पहले ये हो रहा है और आप ध्यान से देखिए कि x यहाँ था, पहले यहाँ गया तो x यहाँ चला गया, k यहाँ था फिर k यहाँ चला गया, ठीक है? फिर k यहाँ वापस आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन करिए जिसमें चित्र में स्थान पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन-सा आएगा? तो देखो, यहाँ पर ऐसे आना चाहिए, मैं बता देता हूँ, ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। तो देख लो क्या है, ये वाला होगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कौन-सा आएगा तो देखो दोस्तों, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा और ये आपका ऐसे आएगा, ठीक है? और कुछ तो नहीं बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा है। तो देख लीजिए कि ऐसे वाला कौन-सा है? ऐसे है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला होगा आपका। तो इसका प्रतिबिंब बताना है आपको, 128 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ये चीज़ यहीं पे होगी, जब इसको बनाएँगे तो ये वाला चीज़ यहाँ आएगा। मिरर में यही होता है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। सिंपली मिरर में क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द को दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता हो। तो ये क्लैम्बर है। क्लैम्बर का अगर मिरर में रखेंगे तो कौन-सा वर्ड बनेगा? तो आर नज़दीक हो जाएगा। तो आर का अगर मिरर में रखेंगे तो ये ऐसे मिलता है। अब देख लो ये होगा, ई को रखेंगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा। बी को रखेंगे तो ऐसे मिलेगा, उसके बाद एम तो एम ही रहेगा, ए तो ए ही रहेगा, एल ऐसे हो जाएगा और सी ऐसे हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, बी में ये छोटा है दोस्तों, तो ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देख रहे हैं, ये नीचे वाला छोटा था। विकल्पों में से सही आकृति का चयन कर जिसमें एक्स चिन्हित आकृति समाहित है। तो ये वाला आकृति किसमें है, आपको ये बताना है। तो इसमें समाहित है, आपको साफ-साफ दिख रहा है। कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है? तो महाश्वेता सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, राइट आंसर डी हो जाएगा। द नेमसेक पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। द इंटर ऑफ द मेलोडीज एंड अनएम्स एक एकस्टम्ड अर्थ पुस्तिका जो झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। सुधा मूर्ति हाउस द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी ये भी लिखी है सुधा मूर्ति। 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित करने की इनको घोषणा की गई है। बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने हैं। वो कहाँ के सबसे कम आयु के मेयर बने हैं दोस्तों? तो ये तिरुवनंतपुरम के मेयर बने हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 134 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। 31 जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं ये मासात्सुओ आसाकावा। नाम ऐसे-ऐसे दोस्तों कि प्रोनाउंस करने में थोड़ी आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रोनाउंस करें। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके नंदकिशोर सिंह। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 25 अगस्त 2022 को भारत ने किसे हराकर 14 वर्षों बाद 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया को हरा करके। 2022 में किस देश ने के टेबल टेनिस खिलाड़ी लेटन हेविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? यानी कि ये जो लेटन हेविट है ये किस देश के हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के हैं ये। इंग्लैंड 2022 में ऑस्ट्रेलिया का टेनिस खिलाड़ी अच्छा क्षमा करिएगा, इंग्लैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? 138 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी श्रीलंका। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का मुख्य एजेंडा क्या है? 139 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड की आत्मकथा ये किनकी लिखी हुई है? तो ये रोल्ड डाहल की है। रोल्ड डाहल की आत्मकथा है ये। एक विक्रेता अपने वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि उसे 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो जाए। मान लीजिए कि क्रय मूल्य x है, नो डाउट किसी को। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 15% है ना? तो यानी कि x प्लस x का 15%।
अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.15x आएगा। ध्यान से सुनना, हमने मान लिया कि क्रयमूल्य x है, तो x प्लस x का 15% क्योंकि 15% लाभ हो रहा है, तो 1.15x आएगा। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? तो अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का छूट प्रतिशत होता है। तो एक्चुअली ये विक्रय मूल्य निकला है, याद रखेंगे। हमने क्रय मूल्य x माना था, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो x प्लस x का 15%, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1.15x बराबर अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का छूट प्रतिशत। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा? 1/100 माइनस यानी कि 100 माइनस 8। अंकित मूल्य तो आपको निकालना है एक्चुअली में, ऐसे इसको करेंगे तो 1.15x इज इक्वल टू अंकित मूल्य मान लीजिए a डिनोट करता है 1 माइनस 8/100, ये हो जाएगा आपका। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 100 में से आप 8 घटाइए, यानी कि a बराबर आ जाएगा 1.15x इंटू 100 अपॉन ये 92। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 1.25x रुपीज। ठीक है, 1.25x रुपीज आएगा ये। फिर से मैं बता देता हूं कि मैंने क्या लिखा है। तो 1.15x इज इक्वल टू अंकित मूल्य 1 माइनस 8/100। तो यहां से अंकित मूल्य निकालेंगे तो 1.25x आएगा। ठीक है, ये 141 का आंसर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और अभिष्ट प्रतिशत में वृद्धि अगर आपको निकालना हो तो 1.25x माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू 100 करना होगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 25% आएगा। राइट आंसर 25% डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पॉज कर लीजिए, पॉज कर करके आराम से आप समझ लीजिए कि कैसे क्या हुआ है। कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब 1980 को एबीसी में बांटना है। यदि ए का आधा भाग बी के 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर है, तब बी का भाग आपको निकालना है। दोस्तों ऊपर का जो क्वेश्चन था उसके लिए एक फार्मूला है। अगर प्रतिशत इंक्रीज पूछता हो तो आप क्या निकलेंगे? तो जो छूट होता है डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100, ये होता है फार्मूला। फिर से देख लीजिए, डिस्काउंट इंटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100%। इस फार्मूले को अप्लाई करिए, आपका आ जाएगा सिंपली वे में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब हम वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि a इज टू 2 इज टू b इज टू 3, ये बराबर है, बराबर c/6, ये सब बराबर है एक दूसरे के। तो b का भाग पूछता है, तो a इज टू b इज टू c क्या हो गया? 2 इज टू 3 तो 6 हो गया। तो b का भाग निकालना है, तो 3/2 प्लस 3 प्लस 6 यानी कि 540 रुपए। इससे भी सिंपल कोई सवाल नहीं हो सकता दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत है तो देखिए, a इज टू b इज टू c कितना आया? 2 इज टू 3 इज टू 6, a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा? तो 3 का निकालना है, तो 3/3 2 5 6 5 6 3 9 और 2 11 आ जाएगा, इंटू कितना? 1980। अब निकाल लेंगे तो 540 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिनमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, तो शेष 9 आंकड़ों का औसत आपको निकालना है। अगेन बहुत ही आसान सा सवाल है। 21 आंकड़ों का औसत 36 दिया हुआ है, 9 आंकड़ों का औसत 12 आंकड़ों का औसत 15 दिया हुआ है, तो शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा? तो 21 इंटू 36 माइनस 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 21 में से 12 को निकाल दीजिए। सम जो होगा 21 नंबर का सम कितना होगा? तो 21 में से 36 मल्टीप्लाई कर दिए तो सम हो जाएगा। 12 आंकड़ों का सम कितना हो जाएगा? तो 12 में 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, सम आ गया। तो 9 आंकड़ों का सम क्या होगा? तो जो पूरा टोटल सम है उसमें से इसमें सम को हटा दीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 आंकड़ों का सम औसत निकल आएगा।
143 का राइट आंसर आ जाएगा सी। इसको सॉल्व करिए, 64 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, इसको अब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 1 माइनस 3 के पावर x बराबर 18। अब 3 के पावर x कॉमन ले लीजिए तो 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 18। 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी कि 3 के पावर x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर x बराबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। यदि a स्टार b a प्लस बी प्लस ए बी हो तो 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 क्या होगा? तो 3 स्टार 4 का मतलब कि 3 प्लस 4 प्लस 4 तिहाई 12, यानी कि 12 4 16 3 19। 19 में से घटाना है 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 का मतलब 3 और 2 5 प्लस 6, 6 5 11। राइट आंसर क्या आएगा? 19 में से 11 घटेगा 8 आएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 8। चलिए 146 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? 146, तो ये ओम का नियम बताता है, सबको पता होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? 148, ये मेंडलीफ ने की थी। 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध होता है, क्या होता है दोस्तों? तो धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 149 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंगे हैं। 150, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारा एसएससी सीजीएल या फिर यह कहिए कि बिहार एसएससी के लिए टेस्ट नंबर 1। हम अगले वीडियो में अगले टेस्ट को लेकर के आएंगे। आपको ये टेस्ट कैसा लगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, प्लीज कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।